तो आए जरा अल्लाह का नाम लेके हम इसको शुरू करें, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये पहले मेरे बारे में, ये बेकार चीजें, मैं कहाँ कहाँ होता था, ठीक है जी। ये 2004 से 2008 तक मैं केपीएमजी में था, फिर मैं क्वालिफाई कर गया, फिर मैं यूबीएल चला गया, फिर मैं आरएफ हबीब गया, फिर मैं पिगिक चला गया, और अभी जो बोलेगा तो उसके आगे उसके घर की तस्वीर बना लेना, ठीक है। अच्छा जी चलो, अच्छा जी चलो। अच्छा ये इस पे जरा सा मैं डिस्कस करूँ। देखो आपका ये एक कोर्स एमएफए का इफेक्टिवली तीन तीन एस्पेक्ट्स पे, तीन एस्पेक्ट को कवर करता है। इसमें आप बिजनेस मैनेजमेंट भी देखोगे, ठीक है जी। इसमें आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी देखोगे और रिस्क मैनेजमेंट भी देखोगे। यार ये इसका सिलेबस ना एक समंदर है, ये मैं आपको आज बता दूं। पूरे कैफ का सबसे बड़ा सिलेबस एमएफए का है, ठीक है जी। लेंथ वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, नंबर ऑफ टॉपिक्स वाइज, एक तो डाइवर्सिफाइड भी बहुत है। जैसे आप FAR 1 या कॉस्टिंग पढ़ते हो ना, तो हर चीज अकाउंटिंग है, हर चीज जो है वो कॉस्टिंग में, हर चीज जो है वो कॉस्ट पर यूनिट है, सेल्स है, कॉस्ट है। ये इंतहाई डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट है सर। सर इस सब्जेक्ट को लाने का रीजन क्या था? इसके टोटल 3 अटेम्प्ट्स हुई है, लास्ट अटेम्प्ट इंक्लूड करके ना टोटल 3 अटेम्प्ट्स हुई है, ठीक है जी। इससे पहले पेपर नहीं था हमारे कुरिकुलम में, ये हमारे सिलेबस में कुरिकुलम में डाला इसलिए गया कि 10 साल से आईकैप को कहा जा रहा था भाई तुम्हारे पूरे सिलेबस में बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस का यानी BFD का एक ही पेपर है, ठीक है जी। बच्चा जब फाइनल में पहुंचता है उसी वक्त उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आसान मतलब ये है कि कंपनी को जो पैसा मिलता है, शेयर होल्डर देता है कंपनी को पैसा, या बैंक से लोन लेती है कंपनी, तो जो लोग पैसे कंपनी को दे रहे होते हैं क्या सोच के देते हैं कि कंपनी इस पे उनको उनका रिटर्न प्रोवाइड करेगी। मिसाल के तौर पर मैं OGDC में के शेयर खरीदता हूं तो क्या सोच के देता हूं कि OGDC मुझे डिविडेंड देगी। सर OGDC क्या है? एक कंपनी है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है जी। तो जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि यार यहां से मुझे क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। तो रिटर्न देना किसने? कंपनी ने। तो कंपनी उस पैसे पे कुछ कमाएगी तो रिटर्न देगी ना। आज आपने सोचा मैं कारोबार शुरू करता हूँ, आपने पैसा बैंक से लोन ले लिया, उस लोन पे आपने क्या पे करना है? तो आप कारोबार भी ऐसा करोगे ना कि सूद से ज्यादा रिटर्न कमा सको, ऐसा। तो सर ये कहलाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसे को मैनेज कैसे करना है, जो पैसा मिला होगा उस पे आपने सूद या डिविडेंड देना है, तो उस पैसे को इस्तेमाल करके एटलीस्ट इतना रिटर्न तो कमाओ कि आराम से उससे सूद और डिविडेंड पे कर सको। तो सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ही पेपर था BFD का। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 पेपर हैं आपके कोर्स में, एक MFA, एक BFD और एक MSA 2, ठीक है जी। MSA 2 MFA का एडवांस वर्जन है, ठीक है जी, जो आप आगे जाके पढ़ोगे। तो BFD एक ही पेपर था, उन्होंने 2 पेपर साइमल्टेनियसली इंट्रोड्यूस कर दिए। कुछ टाइम पहले MSA इंट्रोड्यूस किया और इस दफा MFA इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है जी। सर इतना मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर लर्निंग बहुत ज्यादा है, सीखोगे बहुत कुछ आप। और जो चीज सीखोगे ना वो कोई मतलब ऐसी चीज नहीं होगी जो आपने प्रैक्टिकली देखी नहीं होगी। आप जो चीज सीख रहे होगे लाइव आपको मार्केट में नजर आ रही है, यार ये मार्केट में हो रहा है, यार ये चीज प्रैक्टिकली हो रही है। मैं ऐसे ही कह रहे हैं यार ये चीज तो प्रैक्टिकली हो रही है। तो स्टॉक मार्केट की, मनी मार्केट की, कैपिटल मार्केट की इन डेप्थ नॉलेज आप यहाँ लोगे, ठीक है जी। स्ट्रेटजीज देखोगे कि प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है, मेच्योर कैसे करवाया जाता है, ठीक है जी। सारे एस्पेक्ट्स आप देखोगे। इसलिए मैं सेफली कह सकता हूँ सबसे बड़ा सिलेबस भी है, लेकिन एट द सेम टाइम सबसे इंटरेस्टिंग सिलेबस भी है। सीखने को बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है जी। वन मस्ट बी गुड एट नंबर्स। अगेन सर जिस बंदे को नंबर से एलर्जी है ना, ये सब्जेक्ट मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, ठीक है जी। नंबर्स का मतलब ये कि आपको गाड़ी मैथ्स नहीं आनी चाहिए, कॉस्टिंग देकर आ रहे हो ना। कॉस्टिंग में कौन सी कैलकुलस था, इंटीग्रेशन था, ऐसे तो कुछ नहीं था ना। अर्थमेटिक थी ना, लेकिन वो अर्थमेटिक ऐसी थी कि डिसीजन लेने थे आपने, तो उसको आपने यूज करना था। यहाँ भी आपने नंबर्स ही इस्तेमाल करने हैं डिसीजन लेने के लिए, तो नंबर्स आपको अच्छे आने चाहिए, ठीक है जी। सर इस पर्टिकुलर पेपर के सिलेबस में कितनी चीजें हैं? सर सिलेबस के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है जी। पहला पार्ट हमारा मैनेजरियल एनालिसिस का है, ये थ्योरी का पार्ट है, ठीक है जी। इस थ्योरी के पार्ट में टोटल 3 चीजें सर, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस और एथिक्स। अभी तक पिछली तकरीबन 3 अटेम्प्ट्स के अंदर
ICAP ने सिर्फ एक अटेम्प्ट में 40 नंबर की थ्योरी पूछी है, बाकी दोनों अटेम्प्ट्स में 32 और 35 नंबर की थ्योरी आई है। ठीक है जी, यानी 2 अटेम्प्ट्स, जो पहली अटेम्प्ट थी और जो थर्ड अटेम्प्ट हुई है उसमें 32 और 35 नंबर की थ्योरी है। दरमियान वाली अटेम्प्ट में ICAP ने 40 मार्क्स की थ्योरी पूछ ली थी, एक थ्योरी का क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया था 8 नंबर का। सर है क्या इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, एथिकल डिसीजन मेकिंग? देखिए थ्योरी के पार्ट में ना 3 चीजें हैं। एक कंपनी हमारी ARTD, ARTD के अंदर देखो तो कुछ उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ उसकी वीकनेसेस हैं। ठीक है जी, स्ट्रेंथ ARTD की क्या है, उसकी फैकल्टी है सर, लोकेशन है उसकी, ठीक है जी सर, कैंपस है उसका, ठीक है जी सर। ARTD में भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो बाकी कॉलेजेस में नहीं मिलती हैं, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है जी। तो सर कुछ हमारे रिसोर्सेज ऐसे हैं, कुछ हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं। यानी सर आप कंपनी के इंटरनल सेटअप को पढ़ोगे कि कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है और कंपनी के वीकनेसेस क्या है। वीकनेसेस को क्या करोगे आप सर, वीकनेसेस को आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करोगे और स्ट्रेंथ्स को क्या करोगे, पॉलिश करोगे। ठीक है जी, तो इंटरनल एनालिसिस ऑल अबाउट इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द कंपनी, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। आपने इसके अंदर डिफरेंट मॉडल्स पढ़ने हैं कि जी कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई कैसे की जाती है। ठीक है जी। नंबर 2, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यहां आप निकलोगे कंपनी से बाहर, ये कंपनी के बाहर का एनवायरनमेंट है। कंपनी के बाहर 2 एनवायरनमेंट होते हैं, एक कंपनी का इमीडिएटली आउटर एनवायरनमेंट और एक मैक्रो एनवायरनमेंट। जो कंपनी के इमीडिएटली बाहर एनवायरनमेंट है ना, ये बाहर वो लोग हैं जो कंपनी पे असर डालते हैं और कंपनी उन पे असर डालती है। यहाँ आपको कस्टमर्स मिलेंगे, यहाँ आपको सप्लायर्स मिलेंगे। अच्छा, ये आप पे भी असर डालते हैं, आप इन पे भी असर डालते हो। कस्टमर पे आप असर डाल सकते हो, हाँ। आप प्राइस बढ़ा दो, डिमांड गिर जाएगी। आप प्राइस कम कर दो, डिमांड बढ़ जाएगी। इसका मतलब है आप उनके बिहेवियर को अपने किसी एक्शन से हिट कर सकते हो। अच्छा, वो आपको हिट कर सकते हैं, हाँ सर अगर उन्होंने एक यूनियन बना दी, एक कंसोर्शियम बना दिया कि जी हमने इस सप्लायर से इस रेट से कम पे सामान, इस रेट से ज्यादा पे सामान नहीं खरीदना, तो फिर सर आपके जो है वो हालत खराब कर देंगे। कस्टमर आपको और आप कस्टमर पे असर डाल सकते हो। सप्लायर, आप कस्टमर सप्लायर आप पे भी असर डाल सकता है, चीजें महंगी कर दे, आपका प्रॉफिट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है जी। तो सर इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कंपेटिटर्स हैं आपके, ठीक है जी, सब्स्टिट्यूट्स हैं आपके, ये सारी चीजें इस इमीडिएट एनवायरनमेंट में ये आप पे भी असर डालती है, आप इन पे भी असर डालते हो। फिर एक है हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट। ये है ऐसा एनवायरनमेंट है जो सिर्फ आप पे असर डालता है। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन रेट, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट, इसमें आपका कोई रोल नहीं होता, आप सिर्फ इसका इम्पैक्ट लेते हो, इस पे असर नहीं डाल सकते। मैं अपने किसी एक्शन से इंटरेस्ट रेट चेंज कर सकता हूँ ARTD में बैठ के? नहीं। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो मेरे पे उसका असर जरूर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, आपके अम्मा अब्बा के बिजनेस अफेक्ट होंगे, आपके अम्मा अब्बा के बिजनेस अफेक्ट होंगे, मेरी फी की रिकवरी अफेक्ट होगी, तो मैं उससे क्या हो सकता हूँ, इफेक्ट हो सकता हूँ। सर अनएम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री में बढ़ गई तो पेरेंट्स में से सर अनएम्प्लॉयमेंट हिट करेगा, उनको हिट करेगा तो आपकी पे करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी और सर एज अ सर्विस प्रोवाइडर मैं हिट होऊंगा उसके अंदर। तो एक जो मैक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो आप पे असर डालता है, आप उस पे असर, तो बताओ सर इसका हम क्या करें? इसके असर को हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है, माइक्रो एनवायरनमेंट, इस पे असर डालते भी हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं इन पे असर डालने के लिए भी, और इनके नेगेटिव असर को एब्जॉर्ब करने के लिए भी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। एनवायरनमेंट को हम इस पे रीड करते हैं ताकि हम इससे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स निकाल सकें। क्या निकाल सकें? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। अंदर क्या देखते हैं इंटरनल एनालिसिस किस चीज के लिए? स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। और बाहर क्या देखते हैं? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। मिसाल दे रहा हूं मैं, ARTD ने एक जमाने तक ACCA मार्केट में कोशिश की, जगह नहीं बनी उसकी, ठीक है जी, अब बन जाएगी। क्यों? ऑनलाइन हो गया सारा हिसाब किताब। अब आप अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए उसको यहां नहीं बुलवाते, आप उसके इनबॉक्स में जाके एक लिंक छोड़ दें, आपका काम हो जाएगा। ऐसा पहले तो वो यहाँ आता था देखे टीचर कैसा पढ़ाता है, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो ये क्या है सर? एक अपॉर्चुनिटी है। सर हमने पिछले पिछले बैच में ना नेपाल में कुछ अपने लेक्चर्स बेचे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, नेपाली उसको पढ़ के पास हो गए, नेपालियों से पैसा आ रहा है। अब मुझे एक बात बताएं सर, अभी आप सोचें कि थोड़े से टाइम पहले ये नेपाल का कोई बंदा आपको पैसे दे, ऐसी आपके पास कोई चीज नहीं थी, लेकिन अब सर इस एनवायरनमेंट में क्या मिली हमें? अपॉर्चुनिटी नजर आई। कोविड ने क्या किया?
रीडिफाइन कर दिया ना सारी चीजों, इससे अपॉर्चुनिटी थ्रेट भी था। जब कोविड आया ना, हम सब की हालत खराब, क्यों? हमने सोचा भी नहीं था ना कभी ऑनलाइन जा सकते हैं। हमने सोचा यहीं आगे बैठ के पढ़ेंगे, ये बोर्ड होता था किसी जमाने में, बोर्ड ही खत्म कर दिया हमने, देख लिया, ठीक है जी। तो यहाँ बोर्ड लगा होता था, बोर्ड पे हम लिखेंगे जी जो क्लास की एक स्ट्रेंथ है, उसकी क्लास की एक लिमिट है, उससे ज्यादा तो हम नहीं पढ़ा सकते। तो सर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखते हो क्या चीज? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हो और थ्रेट से बचने की कोशिश करते हो, उसको मैनेज करते हो। ऐसा इंटरनली क्या देखते हो? स्ट्रेंथ्स और वीकनेस। और बाहर क्या देखते हो? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये 2 चैप्टर्स हैं जो आपने पढ़ने, ठीक है जी। इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस में टोटल 6 प्लस 1 चैप्टर है, और इंटरनल में सिर्फ 1 चैप्टर है, ठीक है जी। तो टोटल 7-8 चैप्टर्स हो गए जो इस थ्योरी से रिलेटेड है। डन। अच्छा जी, अब और तो सुनना, मुझे एक बात बताओ, अज्यूम करो 2 मिनट के लिए कि आरिश जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है के इलेक्ट्रिक का। किसका? के इलेक्ट्रिक का चीफ एग्जीक्यूटिव। के इलेक्ट्रिक का चीफ एग्जीक्यूटिव एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है जी, कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। मोनिस जो है वो हमारे आईकैप की सीनियर है हमारे, ठीक है। तो ये मिसाल के तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है जी। गौर सुनना, के इलेक्ट्रिक के इनको फोन आता है जी जरदारी साहब का। जरदारी साहब कहते हैं यार अगली दफा हम कराची से सीटें निकालना चाह रहे हैं, हम कराची में इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं, और जल्दी से बताओ कि इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट चल रहा है, इसको, इसमें तो प्रॉफिट कमा रहे हो ना? जी सर मैं तो कमा रहा हूँ प्रॉफिट। कंपनी तो प्रॉफिट कमाने के लिए बनी। जरदारी साहब ने कहा कि आप इसको काम करो, इसको रेट को इतना कम कर दो कि आपका प्रॉफिट 0 हो जाए। रेट को कितना कम कर दो? 0 कर दो, ठीक है जी। अब और सुनना, इसने कहा ये क्या बात कर दी आप? इसने कहा जी मैंने इलेक्शन जीतना है, मैंने अभी एक आके एक जलसे में ऑफर देनी है कि जी कराची के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का रेट 15 रुपए पर यूनिट गिरा रहे हैं जी आपकी खातिर, ताकि उससे में क्या मिल जाए? वोट मिल जाए, ठीक है जी। और सुनना, अब ये बेचारा चीफ एग्जीक्यूटिव इसी जरदारी साहब को कहा, और अगर मैं ऐसा ना करूं, उन्होंने कहा फिर आप नौकरी से कम हाथ धो बैठेंगे, ठीक है जी। बाकी आपके साथ जो होगा वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम नौकरी से आप हाथ धो बैठेंगे। अब इस बेचारे के ऊपर एक मसला आ गया, टेंशन आ गई है, नौकरी बचाए या ना ना ना, सुनो सुनो सुनो, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर नौकरी बचाएगा तो इसकी मतलब एक वो है, इंसान है भाई, पहली इंसान की सबसे पहली प्रायोरिटी खुद होता है ये अपनी नौकरी बचाए। और गवर्नमेंट है भाई, गवर्नमेंट की बात मानना जरूरी है, ये हमारी एक ड्यूटी है एथिकल की, हमने गवर्नमेंट की बात क्या करनी है? माननी है। दूसरा इसके बाद मसला क्या है, अगर ये गवर्नमेंट की बात मानता है तो इसका पर्सनल बेनिफिट भी है, ड्यूटी जो है वो जो हमारी एथिकल ड्यूटी है गवर्नमेंट की तरह वो भी पूरी हो रही है। लेकिन नुकसान किसका है? शेयर होल्डर्स का कंपनी के, क्योंकि के इलेक्ट्रिक एक लिस्टेड एंटिटी है, कंपनी उसके शेयर होल्डर्स है, उनका नुकसान है। अगर ये शेयर होल्डर को फोकस करने जाए, शेयर होल्डर्स को बचाने जाए, तो सर गवर्नमेंट की तरफ जो ड्यूटी टू कंप्लायंस है हमारी, वो उसमें नॉन कंप्लायंस आ रही है, और साथ ही नौकरी भी जा रही है। इसको कहते हैं एथिकल डिलेमा। क्या कहते हैं? यानी दोनों तरफ शैतान, इधर जाऊं तो भी गंद में गिरूं, इधर जाऊं तो भी गंद में गिरूं। तो आपको बताया जाएगा कि कैसे छोटे गंद में गिरना है, ये सीखोगे एथिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है जी। ये मैं आपको बता दूं, आपने दोनों में से लेसर इविल को पिक करना है, ठीक है जी। दोनों में से लेसर इविल को पिक करना है। लेसर इविल कैसे पिक करते हैं? इसके लिए सर 2 मॉडल्स इस हमारे कोर्स में, ठीक है जी। AAA मॉडल, ठीक है जी, और हमारे पास टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल, ये हमने देखना है इसके अंदर, ठीक है जी। एथिकल डिसीजन मेकिंग में, एथिकल डिसीजन मेकिंग में हम क्या करेंगे? एथिकल डिलेमास हमें दिए जाएंगे, और उसमें क्या करना होगा? सर डिसीजन लेना होगा कि हम किस तरफ जाए, ठीक है जी। और ये डिसीजन लेने के लिए आपको एक 7 स्टेप मॉडल और एक 5 स्टेप मॉडल, 2 मॉडल्स है जो आपको यूज करना आने चाहिए। इसका मतलब है सर अगर मैं इसकी थ्योरी देखूं ना, तो मुझे इसकी पूरी थ्योरी में एक भी चीज ऐसी नजर नहीं आ रही है जो रोट लर्निंग। ये थ्योरी मैंने पढ़नी है, समझनी है, जहन में रखना है, और केसेस सॉल्व करने में, ठीक है जी। केसेस सॉल्व करने, एक सवाल आपको दिया जाएगा, बताएं जी एक पाकिस्तान में कंपनी आना चाह रही है जो एक से मिसाल के तौर पर पहाड़ों पे चढ़ने का जो इक्विपमेंट होता है, बंदे पहन के चढ़ते हैं, ये वो प्रोड्यूस करेगी। बताएं जी पाकिस्तान में आए ये, तो कौन से पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो इसको हिट करेंगे, कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो इसको हिट करेंगे, ये सारी चीजें हमने सीखनी है।
हर सवाल जो आएगा ना उसमें एक केस होगा, एक कंपनी आपको दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा जी एथिकल डिलेमा है, जवाब दें क्या करें। एक कंपनी का केस आपको दिया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट करेंगे वो जरा लिस्ट डाउन करें, अपॉर्चुनिटीज निकाल के दें, थ्रेट्स निकाल के दें, ठीक है जी। तो आपने ये सारी चीजें देखनी है इसकी थ्योरी, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है इसकी। मैं पहले आपको बता दूं ये रट्टे वाली थ्योरी नहीं है, लेकिन हैविंग सेड दिस, आप लोगों के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि आप लोग या तो चीजों को पढ़ते हो या चीजों का रट्टा लगाते हो, इनके दरमियान कोई आप लोगों का ब्रेक नहीं है। या तो आप ये कहते हो कि जी मुझे बस पढ़वा दो, मैं पढ़ लूं और कहानी खत्म, या मैं रट्टा लगा लूं, नहीं। यहां आपने लिस्ट याद करनी है चीजों की। क्या करनी है? जैसे मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल फैक्टर्स में आपको पढ़ाऊंगा, मैं कहूंगा टैक्स एक इशू है, ठीक है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक इशू है, ठीक है जी, हमारा जो है वो गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है डिफरेंट इंडस्ट्रीज की तरफ। नवाज शरीफ आता है, किसको फेवर करता है? नवाज शरीफ आते हैं सर, वो फेवर करते हैं इंडस्ट्रीज को। जरदारी साहब आते हैं, वो किसानों को फेवर करते हैं। इंडस्ट्रीज चूंकि उनकी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में नहीं है, उसके सारे जो लोग हैं, जो अलाइड लोग हैं, वो सारे वडेरे वडेरे हैं, तो जमीनों वाले हैं, वो जमीनों वाले को फेवर करते हैं, किसानों को फेवर करते हैं, वो इंडस्ट्री फ्लरिश करती है। जरदारी साहब के दौर, नवाज शरीफ के दौर में क्या फ्लरिश करता है? इंडस्ट्रीज। इमरान खान के दौर में क्या, वो किसी को खाने नहीं देता, ठीक है जी, नवाज शरीफ ने। अच्छा जी, भाई के साथ मैं फखरिया पटवारी हूँ। अच्छा चलो चलो जी आगे बढ़ो यार, नॉन पॉलिटिकल रहने दो। अच्छा चलो, इसका मतलब है मैं पेपर में ये एक्सपेक्ट करूं कि 32 नंबर जो है वो 32 से 35 नंबर कहां से आएंगे? थ्योरी से आएंगे। अच्छा, पेपर का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो जरा समझ लो। पेपर में सर कोई 4 के करीब क्वेश्चन थ्योरी के होते हैं, 6 8 8 नंबर के, कभी 10 नंबर का भी आ जाता है। सर 15 मार्क्स एमसीक्यूज के होते हैं, एक क्वेश्चन एमसीक्यूज का होता है। 4 क्वेश्चन जो है वो थ्योरी के होते हैं, और थ्योरी से तकरीबन 35 नंबर। एमसीक्यूज में कितने थ्योरी के होते हैं, कितने प्रैक्टिकल होते हैं? एमसीक्यूज में पिछली 3 अटेम्प्ट्स में 3 नंबर की थ्योरी का पोर्शन है, बाकी 12 नंबर का जो सारा पोर्शन था एमसीक्यूज के अंदर वो प्रैक्टिकल साइड से था। अच्छा, 4 क्वेश्चन सर प्रैक्टिकल के होते हैं, कभी 4 होते हैं, कभी छोटे छोटे करके वो 5 बना देता है, कभी बड़े बड़े करके 3 बना देता है। तीनों अटेम्प्ट्स में अलग हिसाब किताब है, यानी ऑन एवरेज एक पेपर में 9 के करीब क्वेश्चंस कम से कम आपको नजर आएंगे, ठीक है जी। 4 प्रैक्टिस साइड से, 4 थ्योरी साइड से, और एक एमसीक्यूज, ठीक है जी। गौर से सुनना मेरे बच्चों। सर हमारे पास जो सेकंड प्रैक्टिकल का पोर्शन है ना, प्रैक्टिकल के 2 पोर्शन है, थ्योरी का 1 है, ये सर 35 से 50 नंबर का फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसमें सर हमारे पास ये 6 एरियाज है। आई होप आप लिख रहे हो, ये आपने पिछले वाली भी तीनों लिखे, ये भी आप लिखोगे, ठीक है। इसमें 6 चैप्टर्स हैं, 6 कॉन्सेप्ट्स है। पिछला वाला नहीं लिखा? लिख लो चलो, एटलीस्ट ये लिख लोगे, ये 30 से 40 नंबर का है। लास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था अनएक्सपेक्टेड, वो कॉलेज की बुक में, वही हमारी किताब में था, उसी की वजह से तो हमारे बच्चों का पेपर अच्छा हो गया। एक मॉडल आया था जॉनसन एंड स्कॉल्स, आईगैप की किताब में भी था, आईगैप की किताब में था, 5 लाइन का लिखा था लेकिन था दोनों। हमने उसको जरा ज्यादा डिटेल में लिख दिया था, वो आ गया पेपर में। और मैं बोलता भी जाता है कि आ सकता है, ये आ सकता है, आ सकता है, लेकिन ये याद रखना, जो टीचर ये कहता है कि यार जो मैंने बोला पेपर में आया वो रॉन्ग नंबर है, ठीक है जी। एक प्रोफेशनल हंच होता है, वो तुक्का है, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो बच्चों की लग गई, ठीक है जी। तो आई कैप का भी ग्रेड फॉलो नहीं करता, नहीं बेटा, ये यार देखो ये इमेच्योर बच्चों के कमेंट्स होते हैं कि आई कैप का भी ग्रेड फॉलो नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूँ, आई कैप हर अटेम्प्ट में, हर पेपर में अपनी ग्रिड को परफेक्टली फॉलो करता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। क्योंकि मैं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के लोगों को जानता हूँ, उनकी 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 कमांड जानता हूँ चीजों के ऊपर, ये बहुत फजूल बात है, पेपर में अपनी ग्रिड को परफेक्टली फॉलो करता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। क्योंकि मैं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के लोगों को जानता हूँ, उनकी 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 कमांड जानता हूँ चीजों के ऊपर, ये बहुत फजूल बात है। नहीं आया तो नहीं आया, चलो जी बढ़े हम आगे। अच्छा सुनो जरा दोस्त, इसमें है क्या क्या सर?
सर एक चैप्टर का नाम है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम यहीं से शुरू करेंगे। अब इसको मैं समझा नहीं सकता, सिर्फ आपने लिखने हैं, ठीक है जी, क्योंकि हमने इसको डिटेल में समझना है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, बिजनेस रिस्क, फॉरेन करेंसी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये एरिया शायद एलिमिनेट हो जाए। इस एरिया पे रिकमेंडेशन गई हुई है आई कैप को, और आई कैप ने तकरीबन महीने भर में डिसीजन ले लेना है कि इसको रखना है या एलिमिनेट करना है, ठीक है। आसान एरिया यार, कुछ नहीं है इसके अंदर, ये शायद एलिमिनेट हो जाए। अच्छा यार, बिल्कुल डिस्कशन बिल्कुल नहीं क्लास में, प्यारे भाई, डिस्कशंस नहीं। ये 35 से 50 नंबर का सर लास्ट अटेम्प्ट में इन दो टॉपिक पे मिला के एक सवाल आया, इस पे सवाल आ गया, एक 5 नंबर का सवाल इस पे आ गया। ये बाकी चीजें टेस्ट नहीं हुआ, ताकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंटरेस्ट रेट रिस्क से सवाल इस दफा आएगा, ठीक है जी, नहीं आया। बुक्स का भी बता रहा हूँ मैं, इस प्रेजेंटेशन के अंदर ही आगे आ रहा है। अच्छा भाई, आपका पूरा कोर्स, पूरा का पूरा कोर्स प्रोफिशिएंसी लेवल 2 के ऊपर है। प्रोफिशिएंसी लेवल 2 समझते हो ना? बेसिक सवाल आएगा ना बीएफडी के लेवल का आएगा, इन दोनों के दरमियान होगा, ठीक है जी। और अभी तक जो लास्ट रिजल्ट्स आए ना, अभी मैं रिजल्ट्स आपसे डिस्कस करूंगा, बता दूंगा कि रिजल्ट कितने आए। फेल होने वाले बच्चों में एक ही बीमारी थी, और फेल होने वाले बच्चों में सबसे बड़ी बीमारी ये थी कि उन्होंने जो थ्योरेटिकल पोर्शन अटेम्प्ट किया था ना, वो ये सोच के अटेम्प्ट किया था कि यार इसके बगैर भी हम पास हो जाए। प्रैक्टिकल 70 नंबर का यही दे के पक्का कर लेंगे, थ्योरी इधर उधर से मार के हम निकाल लेंगे। और मेजॉरिटी बच्चा जो फेल हुआ है वो 40+ पे फेल हुआ, ठीक है जी। तो आप प्रैक्टिकल एरिया आपका स्ट्रांग भी हो ना, थ्योरी वीक हो, मसला होगा आपके लिए, मैं आज आपको ठीक। सीएपीएम का बता दें, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अभी मैं बता नहीं सकता क्योंकि पूरा पूरा मॉडल है, मैं भी इसको कैसे बताऊं, ठीक है, पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अच्छा भाई, एक चीज और, एक बच्चे ने पूछा सर बताएं पूरा कोर्स फिजिकल पढ़ाएंगे या, अच्छा मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये पूरा कोर्स इस क्लास के अंदर ही होगा। जो बच्चा रिकॉर्डेड देखेगा उसको क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। और मैंने आपको जैसे लास्ट बैच में कॉस्टिंग में बताया था ना कि मैं फोकस्ड एक लेक्चर बनाऊंगा छोटे, मतलब उसमें ये होगा कि मैं बैठ के लेक्चर बना रहा हूँ, वो पूरा कोर्स आपको एमएफए का भी मिल जाएगा, ठीक है जी। और एक एक रोज एक एक लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, जो यहाँ पढ़ाऊंगा आपको 1.5-2 घंटे में, इसके साथ ही मैं आपको फोकस लेक्चर भी दे दूंगा। तो जो बच्चा डे 1 से ऑनलाइन पढ़ रहा है और वो ऑनलाइन ही पढ़ना चाहता है, फिर मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि क्लास वाला लेक्चर देखने से बेहतर ये है कि आप वो फोकस लेक्चर ले लेना, ठीक है जी। आप क्लास में हैं? क्लास में ही हूँ हैं? ये पूरा फिजिकल पढ़ाऊंगा, जो फिजिकल आ रहे हो ना आपको पूरा फिजिकल पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। और दूसरी चीज, जो बच्चा घर में ऑनलाइन पढ़ रहा है, इसी लेक्चर का रिकॉर्डेड वर्जन आपको ऑनलाइन मिलता है, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा वर्जन आपको दूंगा एमएफए के अंदर, और वो क्या होगा, एक फोकस लेक्चर होगा, ठीक है जी। साइन करके देता हूँ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। ऐसा साइन करूंगा कहीं दिखाएगा भी नहीं। फोकस लेक्चर बता रहा हूँ क्या होता है। अच्छा जी, लास्ट अटेम्प्ट की बुक बिल्कुल नहीं चलेगी। हाँ, लास्ट अटेम्प्ट की किताब जिसके पास एमएफए की है वो फारिग है। अब नई बुक है, उसके अंदर काफी सारी चीजें मैंने डाली। अच्छा सुनो, अगर एमएफए का कोर्स तब्दील हुआ, जो कि चांसेस है कि अच्छे खासे चांसेस है कि जो रिकमेंडेशन आई आपको दिए हैं वो इस टाइम में अप्लाई हो जाएंगी। अगर वो अप्लाई हो गई, पेपर का लेवल बढ़ जाएगा, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आई कैप ने, यार बेटा सुन लो अल्लाह के वास्ते, पेपर ना बहुत सारे टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सारे टॉपिक्स छोटे छोटे आसान है। हमने रिकमेंडेशन ये दी है कि यार इतना ज्यादा कोर्स को फैलाने की जगह, अगर आप उसमें से टॉपिक्स निकाल देना जो रिडंडेंट टॉपिक है, फजूल टॉपिक है, स्टैट्स का टॉपिक का कोई लिंक ही नहीं है सब्जेक्ट के, निकाल दो उसको यार। 5 नंबर का सवाल पूछने की जगह हटा ही दो उसको, बच्चा इस पर इतना टाइम लगाता है, हटा दो उसको। हटा देने के बाद सर जो कोर्स छोटा हो जाएगा ना, फिर उसने कहा कि हम उसमें डेप्थ थोड़ी सी बढ़ा देंगे चीजों, ठीक है जी। तो आई कैप ने अगर ये चीजें अप्रूव कर दी, जो कि होपफुली जो है वो अगले 2-1.5 हफ्ते में पता चल जाएगा, नहीं की
तो मैं आपको खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ गोल्डन अटेम्प्ट होगी एमएफए, क्योंकि जिस तरह का सिलेबस है ना उसमें पेपर मुश्किल बन ही नहीं सकता। क्या चीजों को मतलब मनूवर कर ही नहीं सकता। लेकिन जब ये चीजें हट जाएंगी ना तो वो सिलेबस के कंटेंट्स चेंज कर देंगे। जो अभी सिलेबस डिफाइंड है ना उस इस पर्टिकुलर पेपर को पास करना, इवन दो सबसे बड़ा सिलेबस है, आसान है, लेकिन अगर सिलेबस छोटा होगा ना, वे मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि उसके बाद चीजें क्या हो जाएंगी, मुश्किल हो जाएगी। अच्छा मेरे बच्चों, सर हमारे पास तीसरा जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन ऐसा है जो नंबर्स वाला है, 25 से 35 मार्क्स किस जगह से आएंगे, ठीक है जी। इसमें 3 ही टॉपिक है, बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अच्छा जी, बड़े हम आगे दोस्त। अच्छा जी सर, एक चीज सुन लो मेरे बच्चों, और अगले 10 मिनट में इसको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें सुनना जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो एमएफए का सिलेबस ऐसा है कि अगर मैं उसको मतलब पूरी डिटेल में पढ़ाऊँ ना, उस पर टाइम लगाऊं आपके साथ, तो तकरीबन 160-70 घंटे उसमें जाएंगे हमारे, ठीक है जी। इसका मतलब है सर हमें टाइम चाहिए होगा। इसका मतलब है रोज अगर हम 1.5 घंटे की क्लास लगाएं और 5 दिन हम अभी लगाएं और फिर रमजान के बाद हम उसको 6 दिन कर दें, तो सर हमारा जो है वो कोर्स खत्म होना चाहिए एग्जाम से 1 महीना पहले। इतना टाइम हमें लगेगा। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, इस सब्जेक्ट के अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि आपने एक टॉपिक कंप्लीट करना है, आपने दूसरे पे चला जाना, दूसरा और पहले के बीच में कोई लिंक ही नहीं होगा, दूसरा टॉपिक बिल्कुल ही अलग होगा, तीसरे टॉपिक में जाओगे तीसरा बिल्कुल ही अलग होगा। उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो आपने पहला टॉपिक पढ़ा था ना वो साथ साथ रिवाइज नहीं हो रहा होता। अच्छा कॉस्टिंग के अंदर ऐसा नहीं होता, कॉस्टिंग के अंदर घूम घूम के एक ही चीज बार बार आ रही होती है, ओवरहेड एलोकेट करना होता है, ओ यार आ रहा होता है, ओ यार आ रहा होता है, लोगों को पता ही है, ठीक है जी। लेकिन एमएफए के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया वैक का, आप आगे आए, आपने फॉरेक्स पढ़ना शुरू किया, वैक कहीं है ही नहीं, फॉरेक्स आपने कंप्लीट किया, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में है, उसमें कहानी कुछ और चल रही है, थ्योरी में उसका इस पर्टिकुलर सवाल का जो प्रैक्टिस साइड है उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है जी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने साथ साथ चीजों को रिवाइज भी करते जाना है, क्योंकि अगर आपने दरमियान में मेरे बच्चों चीजें छोड़ दी ना, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया और आपने उसको छोड़ दिया तो कहानी हो जाएगी खराब। अब देखो आज तक एआरटीटी में एक क्विज सिस्टम ना इंतहाई पैथेटिक हुआ करता है, और उसका एक हिस्सा तो हमारे ऊपर आता है कि यार क्यों पैथेटिक है, लेकिन उससे बड़ा हिस्सा आप लोगों के ऊपर भी आता है। क्यों? आप लोग शुरू में बड़े एंथुसियास्टिक होते हो, आप अपने क्विज दे रहे होते हो, एग्जाम आ रहे होते हैं, वो आप साथ साथ में देते हो, लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि यार 1000-1500 बच्चे में से क्विज अटेम्प्ट करता है 30 बच्चा, 15 बच्चा, 20 बच्चा। अब आप यकीन करो मैंने लास्ट टाइम जितने भी चीजें पढ़ाई है ना, मेजॉरिटी अपने बनाया हुआ सवाल का, क्योंकि जो टॉपिक्स इसके अंदर लिखे हुए ना उस पे ना आई कैप की किताब, अच्छा आई कैप की किताब में टोटल सारे सवाल मिला लो तो 20-25 नहीं बनते, ठीक है जी। तो सवाल अपने डेवलप करने पड़ते हैं, आई कैप किताब में प्रैक्टिस मटेरियल नहीं है, ठीक है जी। और पास पेपर भी नहीं है, 3 ही पास पेपर है, तीसरा भी अभी आया है जिसका सोल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है जी। तो चीजें अपनी बना के करवानी पड़ती है। उसके बाद जब एक क्विज बना ले बंदा, इतनी मेहनत कर ले उसके ऊपर, पता चला जी 1500 बच्चों में से 20 बच्चे ने पेपर दिया, तो टीचर की जो है ना वही फिर हिम्मत टूट जाती है, कहता है यार मैं क्या फायदा ये बना के, क्या फायदा बना के। आपको मैं ये अश्योरेंस दे रहा हूं कि इस पर्टिकुलर पेपर का रिजल्ट आई कैप में 50% है, 45%, 49% रिजल्ट है, ठीक है जी। मेरे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 80% प्लस होगा, अगर मैं निकलवाऊं 80% प्लस होगा। यार ये और अच्छा हो सकता है, 90% में भी जा सकता है, अगर आप सिंपल एक काम करो यार, साथ दो, आप चीजें जो क्विज आपको दिए जा रहे हैं वो करते जाओ, करते जाओ आप, यकीन करो इतना बंदा डिसहार्ट होता है जब एक ये फीडबैक आता है कि यार क्विज हुआ, 15 लोगों ने क्विज दिया, अब आप किसको जाके बोलो, कुछ नहीं कर सकते हो आप। तो यार ये आपके ऊपर है बेटा, मैं आपको ना पुश नहीं करूंगा, ठीक है जी, क्योंकि अब आप आ गए हो सेकंड लेवल के ऊपर, वो बच्चे नहीं हो आपके एफएआर में कॉस्टिंग पढ़ रहा हूं, मैं आपको जलील करता रहा हूं, अब आप निचोड़ हो, अब आप अपना अच्छा बुरा समझते हो। तो मैं आपको सर साथ साथ लेके चलता जाऊंगा, जो टॉपिक कवर करते जाओगे अगले टॉपिक पे जंप करोगे, पिछले टॉपिक के रिवीजन क्विज के थ्रू हम करते जाएंगे, ठीक है जी। और हर क्विज का मैं सोल्यूशन आपको दिया करूंगा, ठीक है जी। क्विज कैसे होंगे? हफ्ते में 2 क्विज होंगे एमसीक्यूज बेस्ड, और 15 दिन में एक आपका रिटर्न क्विज हुआ करेगा, ठीक है जी।
देखो तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो फिजिकल नहीं आएंगे, ऑनलाइन ले रहे होंगे और वो इधर उधर हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, कोई आगे निकल गया, अभी रमजान शुरू हुआ है, अभी रोजों की हालत में दिमाग की बत्ती बंद हो जाती है। ठीक है जी, कुछ लोगों ने तरावी बढ़ाना होती है, होते मसले होते लोगों के साथ। एक बंदा कह रहे नहीं मैं रमजान के बाद से शुरू करूंगा सर, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये कि जिस सीक्वेंस में चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, उसी सीक्वेंस में चीजें पढ़ना, और बाद में भी अगर शुरू करोगे तो जो बीच के सारे क्विजेज है ना वो देने आप। ठीक है जी, नीचे वाले बच्चों को मैं तड़ी लगा के आया हूँ कि अगर आपने क्विज नहीं दिया मैं पोर्टल बंद कर दूं। आपको नहीं बोल रहा ऐसा कुछ, आपको नहीं बोल रहा, आप मेच्योर्ड बच्चे हो, मैं आपको नहीं बोल रहा, आप अपना अच्छा बुरा समझते हो। ठीक है जी, क्विज दो ना दो आपकी मर्जी, मैं इस दफा उसी मेहनत से ना क्विज बनाता जाऊंगा। ठीक है जी, लास्ट टाइम में मैंने एंड में आके 5 जो है वो वैक के क्वेश्चन दिए, 5 टोटल 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 95% छप के आ गया, 15 नंबर का सवाल छप के आ गया एग्जाम में, उसी तर्ज के ऊपर एग्जामिनर ने सवाल बना दिया। यार ये क्विज अटेम्प्ट करने से फायदा ये होता है, देखो मैं जमाने से बीएफडी पढ़ा रहा हूँ, ये उसी का एक लोअर वर्जन है, तो मैं चीजें उसमें से बना सकता हूँ आपके लिए। एक बंदा जो इंडिपेंडेंटली ये पेपर पढ़ा रहा होगा ना, उसको बहुत मुश्किलात फेस होगी, मैं तुम्हें को वहां से चीजें निकाल के दूंगा, लेकिन यार अगर मैं मेहनत करूं अल्टीमेटली आप उसका फायदा नहीं उठाओ ना। अब आपकी अम्मी रोज खाना बना रही है, आप बाहर से खाना लेकर आ रहे, अम्मी क्या करेंगी फिर? अम्मी कहेंगे जिससे जिससे लेकर आ रहे हो उसी को ले आ बेटा। ठीक है जी, आप खुद सोचो ना। अच्छा दूसरी चीज, एक तो मैंने आपको कहा कांस्टेंट रिवीजन के लिए क्विज देना जरूरी है। नंबर टू, आपकी किताब में एक छोटा सा फॉर्मूला है सीएपीएम में, एक लाइन का, सीएपीएम पे किताब का एक पेज भरा हुआ है। मैं सीएपीएम पे 4 क्लासें निकालता हूँ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, उसका पूरा मॉडल बताने के बाद ना, पूरा मॉडल समझाने के बाद ना, कहता हूँ ये जो काम किया ना इसको काट दो, अल्टीमेटली आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। लेकिन उससे बच्चे को पता चल जाता है कि यार ये फंक्शन कहाँ से आया है, इसका यूज क्या है, मुझे किस केस में फंक्शन इस्तेमाल करना है और किस केस में फंक्शन इस्तेमाल नहीं करना। अगर मैं आपको रट्टा लगवा दूं ना, जितना किताब में दिया ना उस हद तक पढ़ाऊं ना, यकीन करो आपसे एग्जाम का सवाल हैंडल नहीं। सबसे बड़ा मसला ये कि इस पर्टिकुलर कोर्स में ना बिट्स एंड पीसेस में टॉपिक्स डाले हुए, जिनका सर और पैर नहीं है, दरम्यान की चीज डाल दी है। अब आपको समझ ही नहीं आएगा टॉपिक, इंसान के बच्चे सोचो मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, अच्छा नहीं, अब सुनो, अब मिसाल के तौर पर इसमें स्टैट्स क्या एरिया है, स्टैट्स बच्चा पढ़ना शुरू करता है, बच्चा कहता है यार ये तो हिपोथेसिस यार इतना मुश्किल, इसके लिए तो मुझे पहले प्रोबेबिलिटी थ्योरी देख के आनी है, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी भी है इसके अंदर, बहुत छोटे छोटे 4-5। अच्छा आइए आपका एग्जाम है ना, खुद कहता है जितना किताब में दिया उतना कर लो। अब बच्चा कहता है नहीं यार जितना किताब में दिया इसको समझने के लिए मुझे और चीजें देखनी पड़ेंगी, तो इस वजह से ना स्टैट्स का पोर्शन निकालने की रिकमेंडेशन दी, क्योंकि जितना किताब में दिया ना उसको पढ़ के ना स्टैट समझ नहीं आनी। जब बाकी चीजों का भी यही हाल है, लेकिन अब हम हर चीज के लिए तो नहीं बोल सकते कि इसको भी निकाल दो उसको भी निकाल दो। तो जो वैक का चैप्टर है, जो सीएपीएम का चैप्टर है, जो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर है, जब तक मेरे बच्चों मैं इसको कॉम्प्रीहेंसिवली पूरा कवर नहीं कराऊं, आप में से कुछ 1.5 होशियार उठते हैं और कहते हैं यार ये अहमद रजा ने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, ये किताब में नहीं है, ये अहमद रजा ने एक्स्ट्रा करा दिया, ये किताब में नहीं है। लास्ट अटेम्प्ट में कोरियर कंपनी का केस मैंने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के तौर पे ना क्लास में करा दिया और बोल भी दिया कि इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स का उससे सवाल आ गया, जैसे बाकी कॉलेजेस को गालियां पड़ रही थी, आप फेसबुक पे देख रहे होंगे। ठीक है जी, क्या ये नहीं करा नहीं करा, भाई मैं अगर एक चीज एक्स्ट्रा कराऊंगा ना आपने करना है साथ में, मैं पूरे पेपर को देख रहा हूँ, आप मुझे कटहरे में ला के नहीं खड़ा कर देना कि ये स्टडी टेक्स्ट में कहाँ लिखा है जो तुमने पढ़ा है। इतना ईमान रखना, डॉक्टर के पास जाता ना वहां से बैठ के केमिकल फॉर्मूला समझते नहीं हो, जो गोली देता है वो खा लेते। ठीक है जी, तो आपने सुकून रखना है इसके अंदर। ठीक है जी, दूसरी चीज बिल्कुल खामोश, इस अटेम्प्ट में अगर कोर्स चेंज हो गया, मुझे एक बड़ा खतरा है। वो खतरा ये कि आईकैप पहले थ्योरी अलग कॉपी में लिखवाता था, प्रैक्टिकल अलग कॉपी में लिखवाता था। इस अटेम्प्ट में आईकैप ने कहा दोनों एक कॉपी में आएंगे। इसका मतलब समझते हो, बहुत सारे सवाल ऐसे भी आ सकते हैं जिसका पार्ट ए प्रैक्टिकल हो और पार्ट बी उसी से रिलेटेड थ्योरी हो। तो हमने अब जो प्रैक्टिकल पार्ट है ना उसकी थ्योरी भी पढ़नी है, उसके अंदर थ्योरी की चीजें भी देखनी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चीजें देखो क्रिटिकली इस तरह असेस करता हूँ।
क्योंकि आई कैप कॉपी का एक पार्ट मैनेजमेंट वाले टीचर से चेक करवाती थी और कॉपी का दूसरा पार्ट जो प्रैक्टिकल एरिया में एक्सपर्ट होता था उससे चेक करवाती थी। अब उसने क्या कहा, एक ही जगह सारे सवाल करें। अब मुझे एक बात बताओ सर, कोई वजह नहीं है कि अब इसमें से ऐसा सवाल उठ के आए कि वो आपसे एनपीवी का एक सवाल करवाए और नीचे कहे कि जी ऊपर जो आपने एनपीवी निकाली है अगर इसमें ये फैक्टर चेंज हो जाए तो जरा इसकी सेंसिटिविटी में बहस करें। तो थ्योरी जो आएगी वो प्रैक्टिकल से कनेक्टेड होगी। तो याद रखिएगा मेरे बच्चों, जो थ्योरेटिकल साइड है इसमें नंबर्स भी डलवाऊंगा और जो नंबर वाली साइड है इसमें थ्योरी भी डलवाऊंगा। तो थोड़ा सा इसलिए मैं कह रहा हूँ जो लास्ट अटेम्प्ट की किताब है ना वो रिडंडेंट हो गई है, क्योंकि चीजें अब जिस तरीके से चेंज हो रही हैं तो मुझे अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा। फिर फंक्शंस, फॉर्मूला बहुत ज्यादा है इसके अंदर भी कॉस्टिंग की तरह। आपने इन फंक्शंस का रट्टा नहीं मारना, दिमाग में रखनी चीजें और हो जाएगा हिसाब किताब, समझ लेना उसको। सर फिर कनेक्टिंग थ्योरी विद प्रैक्टिस, ये हमारी मेन चीज होगी। मैं आपको आज बता रहा हूँ सर, अगर जो रोज के रोज कराता जा रहा हूँ ना, रोज के रोज कराता जा रहा हूँ, वो रोज के रोज घर जाके देखते जाओ, ठीक है जी। उसको 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 एक साफ सुथरे रजिस्टर पे जमा करते जाओ। ये शायद सबसे इंटरेस्टिंग और आसान सब्जेक्ट तुम्हें एंड में लगे, भले इसका कोर्स पहाड़ जितना, डजंट मैटर। कि तुम्हें इतने तरीके से मैं कवर कराऊंगा, इतने मतलब प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस में कवर कराऊंगा कि तुम इधर उधर नहीं जाओगे। मैं लेकिन आपसे ये एटलीस्ट एक्सपेक्ट करता हूं कि ये ना हो कि यार एक चैप्टर के नोट्स एक कॉपी में लिखे हुए हैं, दूसरा चैप्टर कहीं और है, तीसरा चैप्टर कहीं और है, वो एंड में आपको एक मखसूस भिखारी नजर आएंगे, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। पीडीएफ दी तो है हर क्लास के बाद, हर क्लास के बाद पीडीएफ शेयर हुई है, नहीं वो गुम गई। दूसरी चीज, आई कैप की किताब, आई कैप की किताब और हमारी किताब, सर पढ़ना किससे? वो मेरी किताब आई कैप की किताब की समरी है थ्योरी पार्ट के अंदर, ठीक है जी। मैंने आई कैप की किताब की सारी थ्योरी आसान भाषा में लिख दी है जो समझ आएगी आप, ठीक है जी। और तस्वीरें भी डाल दी उसके अंदर ताकि आप मोटिवेट करने के लिए नहीं, अंडरस्टैंड कर सकते, ठीक है जी। तो सुनो सुनो सुनो, लेकिन अगर कोई टीचर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कहता है कि आई कैप की किताब मत देखो, बेकार है, यार होगी बेकार, उसका कंटेंट बेकार होगा, कुछ भी होगा, लेकिन आई कैप की किताब की एक एक लाइन, एक एक लाइन आपके कोर्स में है और उससे उठा के चीज पूछ लेगा। लास्ट अटेम्प्ट में मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जॉनसन स्कॉल्स एक मॉडल है, 5 लाइन लिखी हुई उसको, टोटल 5 लाइन। एक एरिया है हमारे पास क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स का। मुझे बताओ, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एक ऐसी चीज होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिजनेस में सक्सेसफुल बनने के लिए। जैसे कोरियर कंपनी के लिए डिलीवरी की स्पीड, गुड्स डिलीवर करने की स्पीड, ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। एक हॉस्पिटल के लिए इमरजेंसी सर्विसेज, ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। अगर इसमें वो वीक है तो फिर बेकार है। उसका बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, 1000 काबिल लोग वहां काम करते हो, एक कोरियर कंपनी अगर आपसे आप उसको कहो जी मैंने सामान भेजना है कराची में, लांडी तक रोका है, 3 दिन लगेंगे, और उसका बेहतरीन किस्म का ऑफिस है और जबरदस्त अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं और बेहतरीन सिस्टम है, आप कहोगे भाड़ा में जाओ यार, मेरा एम क्या है, जल्दी पहुंचाना। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के ऊपर 5 लाइन की एक थ्योरी लिखी हुई है, उस पर मैंने क्लास में प्रैक्टिकल सवाल करा दिया। वो पेपर में उठ के आ गया, इसमें ये कमाल नहीं है कि यार मुझे पता था वो आएगा, नहीं, मैं सारे टॉपिक्स को इतनी ही डिटेल में कराऊंगा जो मुझे लगता है कि यार एक टॉपिक को समझने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आप अपनी होशियारी करोगे कि किताब में तो 2 लाइन लिखी है, इस बंदे ने तो भाई 8 पेज का चैप्टर दे दिया हमें, तो फिर आप खुद पास कर लेना पेपर, ठीक है जी। रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर है, टोटल 4 पेज का चैप्टर है, उसमें मैंने 6 पेज 2 पेज एक्स्ट्रा डाल दिए, कुछ और चीजें डाल दी उसके अंदर, प्रोसेस को डिफाइन कर दिया थोड़ा सा। यकीन करो एंड तक मैं जस्टिफाई करता रहा उसको, एंड में आके मैं तंग आ गया, मैंने कहा छोड़ दो उसको, छोड़ दो भाई, अपना कर लो जो करना है। तो यार मुझे ना एक इस चीज में अपने कटहरे में आप खड़े करके ना सवाल नहीं पूछना, जो करा रहा हूं बाखुदा इसलिए करा रहा हूं कि जरूरत है, फीस लेने के बाद मैं इंप्रेस नहीं करता किसी को, ठीक है जी। सच्ची बात बता, कमेंट्स बनाए थे ना, उसी ने दूसरे अटेम्प्ट के कमेंट्स बनाए और छाप दिए, ठीक है जी। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं सर स्प्रिंग 2022 की, ठीक है जी सर।
ये कह रहे जी MFA एग्जाम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर द एजुकेशन स्कीम एंड रिप्लेस BMBS of the previous scheme. The overall result is 37%. It was commonly observed that the examinees performed reasonably well in numerical parts of the exam. इसका मतलब है आप कह रहे हो नंबर से ये बच्चे जो है वो खुश हैं. However, performance in the उसने कहा नहीं थ्योरी नहीं, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी. ठीक है जी, एप्लीकेशन ऑफ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट वाज लेस देन सेटिस्फैक्टरी. In particular, question number 2 was poorly performed. It is suggested that instead of rote learning, रट्टा मारने की जगह, understand the underlying concepts and related applications in the practical scenarios. इसका मतलब है जब तक आप practical scenarios नहीं करोगे, थ्योरी याद भी कर लोगे, फायदा कुछ नहीं है, फायदा कुछ भी नहीं है. ठीक है जी. फिर दूसरी अटेम्प्ट का ये हमारे पास है, उसकी अगली अटेम्प्ट. The overall result is 46%. 46% result is a massive result. ठीक है जी, which is better than the previous session's result of 37%. It was commonly observed that examinees performed reasonably well in numerical parts of the paper. However, performance in the application of theoretical concept was not satisfactory. Was less than satisfactory की जगह इसने क्या कर दिया? In particular, question number 2 and 5 were poorly performed. It is therefore advised that instead of rote learning, the students should understand the underlying concept and relate it to practical scenarios. ठीक है जी. दोनों में ये कह रहा है, तीसरे में कहेगा यार मैं बोल बोल के थक गया हूँ. ठीक है जी, और आगे 2-3 गालियां लिख देगा. ये इवेंट आने वाला है. ठीक है जी. अच्छा जी. अच्छा सर, हम चीजों को कैसे लेके चलेंगे? हम ऐसे पढ़ेंगे, एक थ्योरी का पार्ट पढ़ेंगे, फिर एक प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ेंगे, फिर कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, फिर हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे. तो हमने ये नहीं करना है कि सारा प्रैक्टिकल एक तरफ करते, सारी थ्योरी एक तरफ करते. ऐसा नहीं, एक चैप्टर में उठाते जाएंगे. अच्छा, मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी की जब क्लास होगी, क्लास में 1 घंटे की रखूंगा. ठीक है जी. लेकिन उस 1 घंटे की क्लास के बाद मैं आपको दूंगा 2 क्वेश्चन, 2 प्रैक्टिकल सिनेरियोज आपको दूंगा. वो प्रैक्टिकल सिनेरियोज आपको मैं दूंगा इंडिपेंडेंटली अटेम्प्ट करने के लिए. घर जाना, 1-2 क्लास में कराया, 1-2 आपको घर से करने के लिए दे दिया. सामने रखना उस सवाल को, रीड करना, लिखना उस सवाल, लिखना उस सवाल. ठीक है जी. फिर उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने खोलना, चेक करना कि वो सवाल आपका कितना सही है. मैं फिर रिपीट कर दूं, प्रैक्टिकल पार्ट में एनपीवी सबकी सेम आनी चाहिए, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर 10 लोगों के जवाब, 10 मुख्तलिफ जवाब होंगे, लेकिन वो 10 के 10 सही होंगे. वो 10 के 10, अनलेस के उसने सवाल में बिल्कुल सीधी चीज पूछी हो जिसका सीधा जवाब. छोटी सी मिसाल देता हूं. एक हॉस्पिटल के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है? कोई कहेगा उसका रिस्पांस टाइम इमरजेंसी का, वो जितना अच्छा है हॉस्पिटल उतना कामयाब है. दूसरा कहेगा नहीं भाई, उसके डॉक्टर्स आगा खान का इमरजेंसी टाइम इंतहाई पैथेटिक है. आगा खान में आप इमरजेंसी में चले जाओ ना, उससे बेहतर है आप ये जुम्मा मेडिकल में चले जाओ, फिर आपका काम ढंग का इलाज हो जाएगा. मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं खान की इमरजेंसी में जाता हूँ, वो पहले आपको बाहर इंतजार कराते हैं, फिर उसके बाद एक इंतहाई कोई फजूल किस्म का, टट्टू किस्म का डॉक्टर आएगा, वो आपका एक इंटरव्यू लेगा. अच्छा क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, आपने दिया, चला गया. फिर एक दूसरा बंदा है, वो आपसे यही सवाल पूछेगा. फिर एक तीसरा बंदा आएगा, वो आपसे यही सवाल पूछेगा. फिर आप बोलोगे भाई कुछ करो भी तो सही. ठीक है. फिर कोई 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जाके आपको कोई पहली मेडिसिन या कोई पहली दवाई आपको लगेगी. उसके बाद वो आपको कहेंगे हम आपको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और 8 से 9 घंटे बाद आप इमरजेंसी से जाके फारिग होते हैं. आप खाली चले गए, मैंने मुझे लूज मोशन, आप 8 घंटे से पहले फारिग हो गए, तो आप मुझे आगे मैं क्लास में जाओ. ठीक है जी. सुनना जरा दोस्त. लेकिन दूसरा बंदा कहता नहीं, डॉक्टर जो है ना वो आगा खान के सबसे बेहतरीन है, तो डॉक्टर जो है वो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है. दोनों के जवाब सही है, दोनों के जवाब सही है. एक बंदे को अस्पताल में कहा गया, उसने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर लिखा लोकेशन. अब देखो ये गलती है, ये गलती है. मैं फिर आपको बता दूं, कॉस्ट, अस्पताल में इलाज की कॉस्ट नहीं देखी जाती, अस्पताल में क्वालिटी देखी जाती है. तो सर आपके जवाब दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं. अगर आपको लिखना ही नहीं आता हुआ
तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और लिखना पता है किसको नहीं आता, जिससे पूरा 6 महीने थ्योरी को सिर्फ थ्योरी समझा और ये सोचा कि मैं इसका रट्टा मार लूंगा और मैं चला जाऊंगा पेपर में। नहीं, मैं आपको बताऊं नहीं होगा। 5 चैप्टर मिला के एक सवाल है 10 नंबर का। कितने चैप्टर्स? 5 चैप्टर्स। एक चैप्टर है पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, इकोलॉजिकल फैक्टर्स से मिला के पूछा पेस्टल के ऊपर 10 मार्क्स का सवाल। 5 चैप्टर की नॉलेज आपने एक सिनेरियो पे अप्लाई करनी। तो रट्टा नहीं मारना। पूरे थ्योरी पार्ट के समरी नोट्स 12 पेजेस के या 15 पेजेस के, टोटल 15 पेज में पूरा थ्योरी का हिसाब किताब। लेकिन वो याद भी कर लो ना तो कुछ नहीं उखाड़ सकते आप। आपने उसको याद करके करना क्या है, केसेस पे अप्लाई करना है। सर क्या केसेस मुश्किल होते हैं? बाखुदा आसान तरीन केसेस होते हैं। एक केस करोगे ना, दूसरा आप कहोगे तो उसी जैसा है, तीसरा करोगे, लेकिन अगेन मैं फिर बता दूं, जब तक करोगे नहीं तो एक छोटा सा उसमें आता स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड एआरटीटी की स्ट्रेंथ्स बताओ। फोकस लेक्चर दिया करूंगा हर क्लास के एंड में, ठीक है जी। हर रोज एक फोकस लेक्चर मैं अपलोड किया करूंगा। फोकस लेक्चर है क्या? ये जितनी चीजें अभी हमने कवर की ना, पिछली दफा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा। मैंने यूट्यूब खोला और एक अचानक खतरनाक तरीन चीज आ गई, तो इसको है करना भी नहीं। अपने काम की चीजें उठा लिया करो, बस सब्सक्राइब करने की, घंटी पे क्लिक भी करें। अब देखो ये जो हमने अभी क्लास में पूरा वो पढ़ा ना, ये यहाँ इस तरह है। और लेक्चर 1 ये जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, ये पूरा 1 घंटे का लेक्चर यहाँ मौजूद है। बार वर्ड यूज करेंगे कंपनी, तो इसका मतलब सर मैनेजमेंट की बात होगी, कंपनी चलाने वालों की बात। क्लियर हो गई बात समझ आती है सर? ये आपको रोज एक मिला करेगा, ठीक है। अब आप देखिए एक छोटा सा चले जी, चलो मेरे प्यारे बच्चों, बाबू बिल्कुल खामोश। सर जब तक एलएमएस नहीं मिलता यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड हो करेंगे दोनों। नहीं, ऑनलाइन वालों की लाइव क्लास रोज हुआ करेगी भाई, मैं उसको उर्दू जुबान में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यकीन करो, बहुत सारी चीजें तुम लोगों को वर्ड टू वर्ड भी बता दूं ना, अगली दफा फिर भी एक बंदा पूछेगा कि ये कैसे करना है। यहाँ देख लो, एक लाइव क्लास होगी जो ये चलेगी, इसी क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, और एक ऐसा लेक्चर भी मिलेगा जो जितना आपने क्लास में कवर किया है ना, वो आपको एक फोकस लेक्चर के तौर पे मिल जाएगा। लास्ट बैच में मैंने इन लेक्चर्स को बनाने में टाइम लगाया, ठीक है जी, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली पता है कि एंड पे आके तमाम लोगों ने वही पढ़ा, ठीक है जी। क्योंकि एंड पे आप आगे ढूंढ रहे हो यार कोई शॉर्ट में बता, छोटे में बता जो जल्दी काम होगा, ठीक है जी। तो वो छोटे में आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। जब तक आप बड़े में ये वाले लेक्चर लेते रहो। बोर्ड पे देखिए, क्या एमएफए और कॉस्टिंग साथ पढ़ सकते हैं? थोड़ी सी मुश्किलात होंगी लेकिन हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये कि पहले कॉस्टिंग पढ़ के फिर एमएफए पढ़ा करो मेरे बच्चों। और तो सुनना बेटा, ये बंदे की उंगली देख लो कहाँ जा रही है, यहाँ देख लो। सुनो सर, देखिए आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जिस बिजनेस की बात करेंगे ना इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, वो सोल ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है। सोल ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? एक ओनर है, उसी ने काम करना है, उसी ने पैसा लगाना है। इन्वेस्टर भी खुद है, मैनेजर भी खुद है, खुद ही पैसा लगाएगा बिजनेस में, खुद ही बैठ के काम करेगा, ये सोल ट्रेडर है, ठीक है जी। पार्टनरशिप, 2-3 लोग पैसे भी लगाएंगे, बिजनेस भी करेंगे। कुछ पार्टनर स्लीपिंग हो सकते हैं, लेकिन बाकी के पार्टनर्स क्या कर रहे होंगे? खुद काम कर रहे होंगे। थोड़े से लोग हैं वही बिजनेस मैनेज करते हैं। एआरटीडी में 2 पार्टनर हैं, दोनों वर्किंग पार्टनर। डिफरेंट कॉलेजेस में 3-4 पार्टनर्स हैं, 1-2 काम कर रहे हैं, बाकी उन्हें पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है जी। हो सकता है। सिर्फ मैं बात करूंगा थ्रू आउट कोर्स कंपनी की, मैं जिसको डिटेल में नहीं जा रहा, ये पीडीएफ पूरी मिलेगी। जो बंदा पैसा इन्वेस्ट करता है, कंपनी को पैसा देता है, 1000, 5000, 10,000, 20,000, 1 लाख लोग होते हैं, लाखों में होते हैं शेयर होल्डर्स।
ये लाखों शेयर होल्डर्स बैठ के कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते। कंपनी को मैनेज करने के लिए स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए होते हैं। इतने बड़े स्ट्रक्चर को, इतनी बड़ी फैक्ट्री को, इतने बड़े एडमिन फंक्शन को, सेल्स फंक्शन को चलाने के लिए शेयर होल्डर्स नहीं चाहिए होते। कौन चाहिए होता है सर? स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए होते हैं। तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? सिर्फ पैसा लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं और अपॉइंट करते हैं किसको? मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट की बात नहीं कर रहे, मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं। मैनेजमेंट कौन होती है जी? एक आपको बंदा चाहिए होता है सीएफओ, जो फाइनेंस मैनेज करता है पूरा। एक आपको फैक्ट्री का हेड चाहिए होता है, एक आपको सेल्स टीम का हेड चाहिए होता है। फिर ये सारे हेड्स अपने नीचे स्टाफ जमा करते हैं और पूरा बिजनेस चलाते हैं। शेयर होल्डर आमतौर पे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते। बहुत कम केसेस के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आपको नजर आते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताएं, बिजनेस को चलाएगा कौन? मैनेजमेंट चलाएगी। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी पता है क्या होगी? कैपिटल प्रोवाइडर से पैसा लेना और उसको आगे इन्वेस्ट करके इतना पैसा कमाना कि कैपिटल प्रोवाइडर्स खुश रह सके। जो वो सोच के आए एटलीस्ट उनको उतना रिटर्न कमा के देना। आइंदा के बाद जो मैं वर्ड यूज करूं कंपनी, तो कंपनी किसको कहेंगे? मैनेजमेंट को कहेंगे। किसको कहेंगे? मैं कहूँ जी कंपनी को ये करना चाहिए, कंपनी को वो करना चाहिए, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कैपिटल प्रोवाइडर की बात। सोल ट्रेडर के अंदर कैपिटल प्रोवाइडर और मैनेजर एक ही बंदा। पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल प्रोवाइडर्स और मैनेजमेंट एक ही लोग। कंपनी के अंदर कैपिटल प्रोवाइडर और मैनेजमेंट इंडिपेंडेंट लोग, दोनों अलग अलग है। एक कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा मैनेज कर रहा है, दोनों का आपस में लिंक नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं सर, इसका मतलब है सर मैनेजमेंट का एक डुअल रोल है। डुअल रोल क्या है? कैपिटल प्रोवाइडर से पैसा लेना और उनकी नीड्स को डिटरमिन करना। जो पैसा दे रहे हो क्या सोच के पैसा दे रहे हैं? सर इतना रिटर्न चाहिए, इतना रिटर्न चाहिए, तो ये दिमाग में रखना कि इनको इतना रिटर्न देना है। फिर आगे पैसा इस तरीके से इन्वेस्ट करना कि इनको खुश रखा जाए। अब और तो सुनना मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा प्लीज मेरे बच्चों, सुनो जरा गौर से। सर मैं एक शेयर होल्डर हूं, गौर सुनना। मेरे पास कुछ पैसे पड़े, मैं चाह रहा हूं ये पैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं। क्या करूं? किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं। सोचा मैंने कि मैं शेयर खरीद लेता हूं लकी सीमेंट के। किसके? लकी सीमेंट के। लकी सीमेंट के शेयर में खरीद लूं तो लकी सीमेंट रिटर्न दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। क्या दे रहा है? रिटर्न दे रहा है। रिटर्न का मतलब अगर मैं आज लकी सीमेंट को 100 रुपए दूं ना, तो लकी सीमेंट मुझे 1 साल बाद 116 रुपए वापस करेगा। इसका मतलब है लकी सीमेंट मुझे 16 रुपए का प्रॉफिट देगा ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 रुपीज। कितना रिटर्न? 16%। और सुन, एज एन इन्वेस्टर मैं देख रहा हूं, अच्छा अगर मैं इधर पैसा इन्वेस्ट करूं तो मुझे 16% का रिटर्न मिलेगा। अगर मैं लकी सीमेंट में पैसा इन्वेस्ट ना करूं, बल्कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूं से पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड में। किसमें? पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड एक सर किसकी कंपनी है? ऑयल एंड गैस की कंपनी है सर। ठीक है जी, रिफाइनरी एक ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जो है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर की है। अगर सर मैं यहां पैसा इन्वेस्ट करूं तो मुझे 16% से ज्यादा का रिटर्न लेना चाहिए या कम का रिटर्न लेना चाहिए? ज्यादा। क्यों? ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आती है। कभी ऑयल कंपनीज खुश होती है जी जब ऑयल प्राइसेस बढ़ जाती है, इनके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस नीचे आती है तो ये लॉसेस में चली जाती है। ऐसा तो जी ऑयल कंपनीज का रिस्क सीमेंट कंपनीज के मुकाबले में ज्यादा है। ठीक है जी, सीमेंट कंपनीज की डिमांड भी आमतौर पर स्टेबल ही रहती है, ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होती। लेकिन जो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं सर, इनकी डिमांड और इंटरनेशनल मार्केट का इफेक्ट, सर ये इतने सारे फैक्टर्स इसको क्या बना देती है? रिस्की बना देती है। इस बंदे ने सोचा कि मुझे अगर मैं पाकिस्तान ऑयल फील्ड में पैसा इन्वेस्ट करूंगा, मैं कम से कम रिटर्न 18% मांगूंगा, इससे कम रिटर्न मैं नहीं मांगूंगा। अब आप सोचो, आप पीओएल के मैनेजर हो, पीओएल कंपनी के मैनेजमेंट हो, आपके पास ये इन्वेस्टर 100 रुपए लेके आ रहा है। इस इन्वेस्टर ने आपको कितने पैसे दे दिए? 100 रुपए दिए। इस कंपनी को 100 रुपए मिले। अब बताएं जी, ये कंपनी इस पैसे पे हर साल 18% यानी 18 रुपए का डिविडेंड देगी तो ये बंदा खुश रहेगा, अदरवाइज ये बंदा नहीं खुश रहेगा। ऐसा है या नहीं?
अब बताएं, पाकिस्तान ऑयल फील्ड एक कंपनी है, उसने सबसे पहले डिटरमाइन किया कि जिस इन्वेस्टर ने मुझे 100 रुपए दिए हैं वो बंदा मुझसे 100 रुपए पे 18% का रिटर्न मांग रहा है, और मुझे कम से कम इस रिटर्न से ज्यादा कमा के देना है इसको, या एटलीस्ट 18% कमा के देना है। गौर से सुनना, इस ऑयल एंड गैस कंपनी को काला शाह काकू में, एक इलाका है लाहौर के करीब, ठीक है, ये काला शाह काकू में ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्सरसाइज ये करना चाह रही है। इसको लगता है कि अगर मैंने इधर से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की और हमें लगता है कि इसमें रिजर्व्स मौजूद हैं, अगर हम पैसे यहां इन्वेस्ट करें, किसके पैसे, इस इन्वेस्टर से जो पैसे मिले, तो इंशाल्लाह यहां से 20% का रिटर्न मिलेगा। अब बताओ क्या कंपनी को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? हाँ, इन्वेस्ट करने चाहिए। प्यारे भाई इधर 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 इधर, प्यारा बच्चा है, ठीक है, क्या इन्वेस्ट करने चाहिए? हाँ, क्यों? क्योंकि सर अगर ये कंपनी 20% कमाएगी तो इस बंदे को 18% दे पाएगी, ऐसा है। अज्यूम करें इन्होंने 50 रुपए यहाँ इन्वेस्ट कर दिए या 60 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, कितने रहेगा कंपनी के पास अब? 40 रुपए। डन। कंपनी ने देखा ये 40 रुपए इन्वेस्ट किए जा सकते हैं और प्रोजेक्ट्स में भी। अच्छा, इनको एक जगह है मुरीद के, ये भी लाहौर के करीब है, इन्होंने कहा यहाँ पर भी एक ऑयल ड्रिलिंग एक्सरसाइज की जाए तो यहाँ से भी ऑयल एक्सट्रैक्ट हो सकता है, निकल सकता है। और अगर हमने यहाँ से ऑयल निकालने की कोशिश की तो इंशाल्लाह इधर से 19% का रिटर्न मिल सकता है। ये कंपनी अंदाजा लगा रही है। क्या इस प्रोजेक्ट में भी कंपनी को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? यस सर। तो कंपनी ने 30 रुपए यहाँ भी इन्वेस्ट कर दिए। अब कितना रहेगा सर? इस कंपनी ने एक और एक्सरसाइज ढूंढी है, एक और जगह ढूंढी सर, से मिसाल के तौर पर लांडी, लांडी कराची में सर, इन्होंने सोचा लांडी में तेल ढूंढ दें। इन्होंने कहा लांडी में बहुत सारी कोशिश के बाद अगर तेल निकल भी आया तो रिटर्न सिर्फ 16% का मिलेगा। आप बताओ लांडी में पैसा इन्वेस्ट करें? सर अगर आपने लांडी में पैसा इन्वेस्ट किया ना तो इस इन्वेस्टर के लिए इसका रिक्वायर्ड रेट आप हासिल नहीं कर सकोगे। तो इसका मतलब है लांडी में पैसा इन्वेस्ट, तो क्या फिर पैसा ऐसे ही रख दें 10 रुपए? नहीं सर, ये हम अपने शेयर होल्डर को वापस कर देंगे, देंगे सॉरी सर इस पे हम रिटर्न अर्न नहीं कर सकते, ये वापस ले लें हम। ये बात समझ आती? अच्छा, अब अपने आप को ना कानून की कैद में नहीं डालना। एक बच्चा सोच रहा है शेयर होल्डर को कैसे पैसे रिटर्न किए जा सकते हैं, शेयर्स के रीपरचेज करेंगे, आप छोड़ दें इस चीज को, आप पहले लॉजिक क्लियर कर दें फिर हम कानून पे आ जाएंगे, ठीक है। अब बताइए कंपनी का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या डिटरमाइन करना कि शेयर होल्डर का रिक्वायर्ड रेट क्या है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको इतना कमा के देना कि उसका रिक्वायर्ड रिटर्न अचीव हो सके। और अगर नहीं अचीव हो रहा तो हम उसको पैसा वापस कर देंगे कि सर इस पैसे पे हम आपका रिक्वायर्ड रिटर्न अर्न नहीं कर पा रहे, आप ये पैसा किसी और को दे दें जहां से आपको। अच्छा, ये इन्वेस्टर क्या करेगा फिर? या तो किसी और ऑयल गैस कंपनी को पैसा दे देगा या किसी और सेक्टर में चला जाएगा। और सेक्टर का मतलब जैसे सीमेंट सेक्टर है, ये कौन सा सेक्टर था, ये मे बी ऑटोमोबाइल सेक्टर में चला जाए, ये किसी और सेक्टर में चला जाए, तो इसकी मर्जी है, इसने जो करना है करे। हमारा काम क्या है? इसकी नीड देखना और इसकी नीड के हिसाब से पैसा अर्न करना, ये काम हमारा काम है। अगर नहीं अर्न हो रहा तो हम क्या करेंगे? इसको पैसा, ये बात भेजे में बैठती है जी मेरे बच्चे। वेरी गुड सर। मुझे एक बात बताओ सर, मैं बड़ी लॉजिकल बात इस बच्चे ने की कि एक जगह पे 20% मिल रहा है, एक जगह पे 19% मिले, तो एक जगह 16% ले लूं। तो भाई क्यों गंदा करूं मैं सारे सेटअप को? जब मैं नहीं कमा पा रहा तो मैं क्या करूंगा? उसको वापस कर दो। ये जरूरी है कि एक जगह से रिटर्न ज्यादा आ गया तो दूसरी जगह पे खपा दो उसको और कम करके दे दो। बहुत बेहतर है कि आप उसको क्या करो, वापस कर दो, उसकी मर्जी जो करे करे। अगर आप ये करोगे ना, ओवरऑल रिटर्न गिरा दोगे ना, तो भी अच्छी बात है, मे भी उसके पास एक अच्छा एवेन्यू हो। आप उसको बता दो भाई ये नहीं कमा पा रहे हैं, पैसे वापस ले ले, ठीक है जी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारी बेसलाइन थ्योरी क्या होगी? एक एक रुपया हम इन्वेस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो इन्वेस्टर रिटर्न मांग रहा है उससे ज्यादा मिले, और अगर किसी एक रुपए में भी रिटर्न उससे ज्यादा नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे? वापस कर देंगे। ये बात समझ आती है? अच्छा जी, इस तरह से 60 रुपए इन्वेस्ट किए, वहीं पे 100 रुपए, वाह वेरी गुड सर। मेरे पास सर 10 करोड़ रुपए पड़े हुए थे, मैंने सोचा एक बस लाइन गवर्नमेंट निकाल रही थी, उन्होंने कहा जी 10 करोड़ रुपए थे और आपके नाम पे ना तकरीबन 20 बसें कर देंगे, 50 लाख रुपए की एक बस, और टोटल 20 बसें चलेंगी। हम कह रहे हैं हमारे पास थोड़े ज्यादा पैसे, 22 चला दें। वो कहेगा जगह ही 20 की है तो मैं 22 कैसे चलाऊं? तो जिस प्रोजेक्ट में आपने 60 रुपए डाले ना, इससे ज्यादा और पैसा इन्वेस्ट करने की जगह नहीं थी, तभी तो हमने दूसरा प्रोजेक्ट पिक किया। दूसरे तीसरे में क्यों गए?
क्योंकि वहां पर सच जगह इन्वेस्ट करने की थी वो खत्म हो गई, तो तीसरे में आ गए। तो सर जहां बेहतर हो पैसा आप कोशिश करो कि अच्छा खासा मैं इन्वेस्ट कर दूं, लेकिन याद रखना सर ये नहीं करेंगे हम कि ऊपर वाले प्रोजेक्ट में मजीद डाल दो, जगह ही नहीं है भाई हमारी असम्पशन। ठीक है जी। एक सवाल एक पेपर में सवाल है कि जी एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए 10 मिलियन रुपए की मशीनरी चाहिए। आपने कहा मैंने बैंक से 11 ड्रॉ कर लिया तो मैं 11 ही लगा दूं, तो बाकी क्या लेगा भाई। ठीक है जी। हाँ, अगर इन्वेस्टर रिटर्न 17.9% मिल रहा है तो उर्दू जुबान आसान सलीस 18% नहीं है वापस कर दो, 17.9 है उसके बाद जाए यार 1% से क्या होगा तुम मान जाए, नहीं भाई वापस कर दो, नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। 0.01% भी नहीं, छोड़ दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 16% मिल रहा था, हमने कहा यार कर दे दे इन्वेस्ट। हमने इन्वेस्टर को कहा यार वो 16% एक जगह पे मिल रहा था, तूने 18 मांगे। हमने कहा यार तेरे को कहाँ पैसे वापस करेंगे, भले 2% कम हो जाए। उसने कहा सर आप मुझे दे देते ना, मैं सीमेंट सेक्टर में डाल देता, उधर रिस्क कम है, 16% तो वो भी दे रहा है मुझे, क्या फायदा आपके पास पैसे 16% में यहाँ लगा के पता नहीं तेल निकले नहीं निकले, उधर तो सीमेंट तो बिक ही रहा था ना सर। तो हम क्या करते हैं सर, इन्वेस्टर को पैसा, मुझे पता है पूरी बेसिक इलस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपनी को इन्वेस्टर पैसा देते हैं और कंपनी उसका क्या करती है, आगे इन्वेस्ट करती है। आगे इन्वेस्ट करके कमाती क्या है, एटलीस्ट उतना पैसा जितना इन्वेस्टर को रिक्वायर्ड है, ऐसा है। हाँ टू द पॉइंट होगा जुबैर, आई कैप की टेक्स्ट बुक की नीड नहीं होगी, दोबारा सुन लो। आई कैप की टेक्स्ट बुक आपने अपने पास लाजमी रखनी है। ठीक है जी, जो चैप्टर पढ़ाता जाऊं आपने आई कैप की स्टडी टेक्स्ट देखनी है, अगर उसमें कोई कमी पेशी हो मेरे लेक्चर में आपने बताना है कि सर ये चीज आई कैप की किताब में थी आपके लेक्चर में नहीं है, आपकी किताब में नहीं है, मैं उसको सही कर लूंगा। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आई कैप की किताब की सारी चीजें मौजूद